देखिए, कहते ना कि अगर मुजरिम को पुलिस चाहे तो पाताल से भी खोज के निकाल देगी। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पे पुलिस ने चाहती है तो ना जाने क्या-क्या नहीं करती और मुजरिम को कई सालों बाद भी पकड़ लेती, भले उनके पास एक छोटा-सा सुराग क्यों ना हो। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी बिहार के नालंदा के देवगी गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में दो बेटे थे। पहला का नाम चंदू यादव और दूसरा का नाम उसी का भाई राम स्वरूप, जिसको लोग गांव के लोग उसे मोदी यादव के नाम से भी कहते थे। तो चंदू यादव और मोदी यादव भाई थे। ये कहानी है साल 1999 में। चंदू यादव और जो मोदी यादव था, ये दोनों काम की तलाश में खोजते हैं कि कोई काम मिल जाए तो कर ले, क्योंकि उस वक्त सरकारी नौकरी लगना इतना आसान नहीं था। आसान तो अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय और मतलब बहुत ही मुश्किल था। तो तमाम लोग सोचते हैं कि कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो काम करके अपना घर गुजारा कर लेंगे। तो मोदी यादव और चंदू यादव निकल पड़ते काम खोजने के लिए। जब ये लोग काम खोजने निकलते तो इन्हीं के गांव का एक पप्पू यादव नाम का एक शख्स था, जिसकी अपनी प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो कि दिल्ली में थी। तो वो पप्पू यादव कहता है कि चाहो तो मैं यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो चंदू यादव तो नहीं, लेकिन जो मोदी यादव था वो निकल जाता है तमाम लोगों के साथ पप्पू यादव के साथ काम करने के लिए। तो इस गांव से कई लोग जाते हैं, बाहर जाते थे। और उस वक्त तो कोई गांव से बाहर काम करता तो गांव में तारीफ भी होती उस शख्स की कि ये शख्स ये बाहर कमाता है, बाहर रहता है। तो मोदी यादव भी निकल जाता है कमाने के लिए पप्पू यादव की फैक्ट्री में, जो कि प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। सब कुछ इसके जीवन में सही चलता। कभी कभी पैसे इकट्ठा करता और उस वक्त कभी कभी कॉल करता अपने परिवार में, अपने भाई से बात करता। उस वक्त पीसीओ हुआ करते थे, जिसमें पैसे सिक्के डाल कर फोन कर सकते हैं। तो इस वक्त डेली बात करना इतना पॉसिबल नहीं था। प्लस की सबके घर में सबके पास पीसीओ नहीं होता था। तो पीसीओ पे टाइम दे दिया करता था कि हाँ इतने बजे कॉल करूंगा, तुम उठा लेना। तो फिर पीसीओ वाला उसको बताता उसके भाई को, फिर वो भाई समय से पहले पहुंचता, फिर बातें होती। तो जब भी समय मिलता चंदू यादव बात कर लेता अपने भाई मोदी यादव से। एक दो मिनट की बात होता, लेकिन बातें हो जाती, सब समय गुजरता। तो हुआ क्या कि सब कुछ सही चल रहा था इनके जीवन में। अब छुट्टी का समय आया था, सब गांव वाले शहर से अपने गांव आ रहे थे। तो ये जो चंदू यादव था अपने भाई को कहते कि भाई तुम भी आ जाओ। तब मोदी यादव भी बोलता ठीक है, छुट्टी है तो मैं आ जाता हूँ। इसके बाद वो छुट्टी लेता और तारीख, समय और डेट बता देता कि देखो भाई मैं इस तारीख को इस जगह पे ऐसे आ रहा हूँ। अब चंदू यादव भी खुश कि मेरा भाई बहुत सालों बाद वापस आ रहा है। और ये साल 2000 में वापस आ रहा था। सब कुछ सही था। फरवरी का महीना था, फरवरी साल 2000 का महीना था। सभी गांव वाले आते और ये जो चंदू यादव था अपने भाई को रिसीव करने वहां पे पहुंचता, जहाँ पे वो उसकी गाड़ी आने वाली थी। तो वहां पे जिस गाड़ी का इंतजार करते वो गाड़ी तो आ जाती, लेकिन देखिए गांव वाले उतरते, हर एक गांव वाला उतर जाता उस गाड़ी से, लेकिन मोदी यादव नहीं उतरता। अब उसका चंदू यादव भाई गाड़ी में घुसता, चंदू यादव कि चलो देख लेते हो भाई अंदर होंगे, लेकिन भाई नहीं दिखता। अब वो परेशान हो जाता कि सब तो गांव वाले आ गए लेकिन मेरा भाई नहीं आया। अब वो फौरन किसी का फोन का इंतजाम करके टेलीफोन पीसीओ का वहां से कॉल करता पप्पू यादव को कि देखिए मेरा भाई मोदी यादव कहाँ पे है, आया नहीं। तो पप्पू यादव बोलते यहाँ से तो निकल गया, मैंने भी उसे देखा नहीं, लेकिन वो निकल गया, बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। अब परेशान हो जाता पर चंदू यादव कि मेरा भाई आखिर गया कहाँ, अगर दिल्ली से निकल गया तो वो नालंदा पहुंचा क्यों नहीं। अब कई सवाल थे। अब फौरन वो कैसे कैसे करके पैसे का इंतजाम करता, वो फौरन दिल्ली पहुंच जाता। दिल्ली में पप्पू यादव की फैक्ट्री पहुंचता, वहां पे बोलता भैया बताइए ना मेरे भाई कहाँ है। वो नालंदा मेरे गांव नहीं पहुंचा, मैं वहां रिसीव करने गया था, लेकिन सभी गांव वाले तो उतरे लेकिन वो नहीं उतरा। अब पप्पू यादव बोलता देखो मुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा था कि वो बोला था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं। अब ये तमाम सवाल था उसके मन में। तमाम वहां पे जो लोग थे, कुछ गांव के लोग भी थे जो मदद करते खोजने में, लेकिन अफसोस कि मोदी यादव कहाँ गायब हुआ किसी को पता ही नहीं चला। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो कुछ लोग सजेस्ट करते काम करो कि मिल नहीं रहा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो, वो लोग मदद करेंगे, उनके पास काफी सुविधाएं होती है, उनकी अपनी टीम होती है। इसके बाद बोलते हैं बात तो सही है। 4 फरवरी साल 2000 को ये पहुंच जाता है उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में। वहां पे जाके एक एफआईआर दर्ज करता है, गुमशुदगी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। तो मिसिंग रिपोर्ट लिखाएगा, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले पप्पू यादव की फैक्ट्री में पहुंचती, जहां से वो गायब हो, मतलब जहां से अंदेशा था कि वहां से निकला लेकिन पहुंचा नहीं। अब पप्पू यादव को इंट्रोगेट करती है पुलिस।
अब पुलिस इंट्रोगेट करते पप्पू यादव बोलता देखिए सर मैं जानता नहीं, वो यहाँ से छुट्टी लेके गया था तमाम गांव वालों के साथ, क्योंकि सभी गांव वाले जा रहे थे, लेकिन वहां पे पहुंचा क्यों नहीं, रास्ते में क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं हुआ, वो कहाँ है नहीं है मुझे कुछ पता नहीं। अब पुलिस वाले तमाम और लोग जो गाँव गए थे उनसे पूछती है कि आपको पता है क्या कि मतलब कहाँ है नहीं है, ये तमाम चीजें होती, लेकिन पुलिस को भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। अब पुलिस अपने टीम स्क्वाड को लेती, मतलब कि जो खोजी कुत्ते होते उन्हें बुलाती। अब खोजी कुत्ते को फैक्ट्री के पास छोड़ देती, तमाम जो खोजी कुत्ते थे वो इधर उधर जाते, लेकिन उनमें से कुछ खोजी कुत्ते ऐसे थे जो कि फैक्ट्री के पीछे जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग की कूड़ा वगैरह फेंकाता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्लास्टिक खराब हो गया, तमाम जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको फेंका जहाँ जाता है, वहां पे कुछ खोजी कुत्ते जाके भौंकने लगते हैं। अब जो तमाम पुलिस वाले थे वो बोलते कुत्ते उधर क्यों फेंक रहे, चलो देख लेते हैं आखिर क्या बात है। जब वहां पे पुलिस वाले जाते तो एक थैली रखी, थैली को पुलिस हटाती तो उन्हें एक लाश मिलता। अब वो बॉडी देख के फौरन चंदू यादव को बुलाया जाता है ये वेरीफाई करने के लिए कहीं वो मोदी यादव तो नहीं। जब चंदू यादव आता है वो देखता तो मानो उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो कहता था ये मेरा भाई मोदी यादव है जो कि गायब है। और पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती, फोरेंसिक के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात क्लियर होती कि मोदी यादव को किसी ने मारा है। मतलब अब ये जो मिसिंग रिपोर्ट थी वो मर्डर केस आईपीसी की धारा 302 के तहत रजिस्टर की जाती है। अब खोजना था कि कातिल कौन है, लेकिन सवाल अभी भी वही कि आखिर हुआ क्या उसके साथ, आखिर गायब कैसे हो गया जबकि वो घर जा रहा था। ये तमाम सवालों के साथ पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और इस केस में जिस चीज पर शक था, जो लोग इन्वॉल्व हो सकते थे, सबको इंट्रोगेट करती है। इंट्रोगेट करते करते पुलिस पप्पू यादव को पहले पकड़ती और उससे पूछताछ करती, सख्ती आजमाती, लेकिन पप्पू यादव कुछ कबूल नहीं करता, बोलता कि सर मैंने छुट्टी दे दिया था, वो अपने गांव वालों के साथ जा रहा था, इस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। लेकिन देखिए ये इंट्रोगेट करते करते तमाम लोग को इंट्रोगेट करते करते सब महीनों बीत जाते हैं। इन महीनों में पुलिस को कोई हाथ नहीं लगता, लेकिन कहीं से पुलिस को एक खबर मिलती है कि कुछ दोस्त के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था। अब सवाल ये कि आखिर वो कौन दोस्त थे, तो पता चलता है कि गांव में जो रहते थे वहीं के कुछ गांव के लोगों के साथ ही, जो कि मोदी यादव के दोस्त थे, उनके साथ देखा गया। जिसमें से एक शख्स बताता है दो चार नाम लेता है, जिसमें से दो चार नाम मैं आपको बता दूं, वो दो चार नाम थे मंटू, विजय, पप्पू और सत्येंद्र। इन लोगों के साथ देखा गया था। अब देखिए पुलिस फौरन बिहार रवाना होती है और बिहार रवाना होकर उस गांव में, नालंदा जिला के उस गांव में पहुंचते जहाँ पे वो रहते थे। तो मंटू यादव के घर, विजय यादव के घर, पप्पू के घर, सत्येंद्र के घर पहुंचती है पुलिस की अलग अलग टीमें, ताकि उसे गिरफ्तार करे, पूछताछ कर सके, इंट्रोगेट कर सके। लेकिन जैसे ही धावा बोलती है, सभी को अरेस्ट करती है, उसमें से एक शख्स को अरेस्ट नहीं कर पाती पुलिस, और वो था सत्येंद्र। बाकी तीन लोग अरेस्ट हो जाते हैं, मंटू, विजय और पप्पू। जब ये लोग अरेस्ट होते हैं पुलिस इनसे पूछताछ करते, सख्ती आजमाती। पहले तो ये लोग मुंह नहीं खोलते, लेकिन लास्ट में कबूल कर लेते कि हाँ सर मैंने ही मारा, मतलब हमने मिल के मारा। लेकिन इन सब के पीछे जो मेन आरोपी, मुख्य आरोपी है, वो कोई और नहीं बल्कि सत्येंद्र है। अब पुलिस को मैंने बताया कि पुलिस सत्येंद्र को अरेस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि वो फरार था। अब पुलिस से बोलती क्या तुमने मारा क्यों, तो बोला कि सर आप ये जवाब सत्येंद्र से ही लीजिए। इसके बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, तमाम तीनों लोगों को कोर्ट में पेश करती है। समय गुजरता है, समय के साथ कोर्ट जो थी सत्येंद्र को भगोड़ा साबित कर देती है और कहती है इसे कैसे भी पकड़ के लाओ। अब इसके बाद सत्येंद्र की तलाश शुरू होती है। तीन लोग तो पकड़ा चुके थे, कबूल कर लिया था, लेकिन मेन आरोपी और मुख्य आरोपी सत्येंद्र था। अब देखिए सत्येंद्र को पुलिस खोजने के लिए तमाम मशक्कत करती है। उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही फोन सभी के पास हुआ करता है कि ट्रैक किया जाए। समय गुजरता है, समय 2000 से 1, 2, 3, 4 करके साल 2010 आता है। इन 10 सालों में कोर्ट ने कई बार पूछा कि आखिर सत्येंद्र है कहाँ, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास बस एक जवाब था कि खोज जारी है। इस बीच कई आईओ बदले गए, इस बीच कई जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे पुलिस वाले, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो या आईओ हो, तमाम का तबादला हुए। कुछ मर गए, कुछ दुनिया से चले, कुछ रिटायरमेंट हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं था कि जो इस केस से जुड़ा उस थाने में रह गया हो। साल 2010 आते आते तमाम पुलिस वाले हार मान चुके थे, कई मर चुके थे, कई ट्रांसफर हो चुका था। अब ये केस पे कहीं ना कहीं धूल जम चुका था और साल 2010 तक पूरे तरीके से मामला क्लोज हो गया। यहाँ तक चंदू यादव जो था, आखिर कोई भी केस लड़ने में
पैसे लगते हैं। चंदू यादव तो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उतने पैसे नहीं थे कि इस केस को कंटिन्यू कर सके, वकील को उसकी फी दे सके। तो चंदू यादव भी साथ छोड़ देता है। समय गुजरता, साल 2010 में पूरी तरीके से फाइल बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ट्रांसफर हो चुके थे, कोई था नहीं उसके से रिलेटेड। समय गुजरते गुजरते साल 2024 आता, शुरुआत के जनवरी फरवरी के महीने की बात है। साल 2024 में एक मुहिम छिड़ती। इस मुहिम के तहत कहा जाता है कि तमाम वैसे फाइल आप निकालिए जो कि अपराधी मिसिंग हो, अपराधी फरार हो। तो तमाम जो थाना वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, सभी थाने से अलग अलग फाइलें गई, जिसमें से उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से ये भी एक फाइल गया कि एक सत्येंद्र नाम का लड़का है, शख्स है, जिसने एक कत्ल करके फरार है। बाकी 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया था साल 2000 में, लेकिन बाकी जो है वो फरार है। तब पुलिस, जो मेन पुलिस थी, वो कहती है एक आईओ इसके लिए स्पेशली और देती है कि इस आईओ को कहती है कि देखिए इस केस को आप सॉल्व कीजिए और इंट्रोगेट कीजिए अच्छे से, क्योंकि अब समय गुजर चुका है, समय बदल चुका है, तमाम टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तमाम चीजें सुविधा है आ चुकी है। तब ये जिस आईओ को केस मिलता है उसके लिए एक चैलेंजिंग केस था, क्योंकि 24 साल पुराना केस जो कि पेंडिंग है, जो कातिल 24 सालों से फरार है, आखिर उसे खोजना इतना आसान तो नहीं था। खैर ये इस एज ए चैलेंज इससे लेते हैं आईओ। अब सबसे पहले समय गुजर चुका था, सभी पास अब फोन थे, तो ये जो आईओ थे वो कोशिश करते कि उनके परिवार के जितने भी लोग हैं सभी के फोन नंबर पे नजर रखी जाए, किसकी कॉलिंग आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, तमाम चीजें। तमाम मुखबिरों को पुलिस एक्टिव करती है, तमाम टेक्निकल टीम को एक्टिव करती है, कहती है कि इसके जितने भी परिवार है सभी के कॉल ट्रैक करो, सभी के सर्वेलेंस पे फोन डालो और जिस पे शक हो उस कॉल की डिटेल निकालो, उस पर्सन के बारे में डिटेल निकालो। तमाम पुलिस वाले मुखबिर छोड़ते हैं, गांव में जाओ पता करो कि वो सत्येंद्र है कहाँ, क्योंकि देखिए समय गुजर चुका था, सत्येंद्र की फोटो भी पुलिस के पास नहीं थी और ना ही सत्येंद्र कैसा दिखता है ये किसी को पता था। शायद कई लोग तो सत्येंद्र को गांव वाले भी भूल गए होंगे। समय गुजरता है, ये सब लगभग 6 महीने तक चलता है। पुलिस की तलाश जारी रहती है, टेक्निकल टीम लगी रहती है, मुखबिर लगे रहते हैं। 6 महीने बाद साल 2024 महीना अगस्त का आता है, जब पुलिस के कानों में एक खबर मिलती है कि सत्येंद्र वापस गांव आने वाला है। लेकिन पुलिस वालों की समस्या सबसे बड़ी यही थी कि पुलिस पहचाने कैसे। खैर पुलिस अपने पूरे पुलिस बल के साथ वो निकल पड़ती है उस गांव में, नालंदा में, और पुलिस अपने टीम को फैला देती है, सिविल ड्रेस में खड़ा कर देती है कि जैसे ही कोई गांव में आए उसे वेरीफाई करने के बाद कि सत्येंद्र है उसे अरेस्ट करेंगे। यूं ही अगस्त के महीने में एक रोज जब वो एक शख्स आता है गांव में, नया शख्स आता है जो एंट्री लेता है, और वो शख्स एंट्री लेते ही इधर उधर जाता है तो उसी में से एक पुलिस वाला जाके पूछता है और बोलता है पीछे से कि सत्येंद्र। अब वो जो शख्स था वो भी चौंक जाता है कि आखिर मेरा नाम यहाँ के गांव वाले ने मुझे पहचाना कैसे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता है वो बस इतना बोलता है कि आप कौन। पुलिस वाले समझ जाते हैं ये कोई और नहीं बल्कि सत्येंद्र है। इसके बाद तमाम पुलिस की टीम उसे घेर लेती है, अरेस्ट करके थाने लाती। यहाँ तक कि उसे सत्येंद्र को खुद नहीं समझ में आता कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा कैसे, मुझे पहचाना कैसे। हालांकि पुलिस वाले तुक्का मारा था कि कहीं यही ना हो, लेकिन उसके हाव भाव ने बता दिया कि वही सत्येंद्र है। फिर पुलिस वाले थाने लाके इंट्रोगेट करते हैं, आखिर तुमने मारा क्यों था। तो जब ये सत्येंद्र बताता है, पहले तो इनकार करता है लेकिन बाद में बता देता है जब पुलिस वाले अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करते हैं। सत्येंद्र बोलता है कि दरअसल उस रोज हुआ क्या था कि हम सभी गांव आने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी बीच मेरी लड़ाई, पहले बहस हुई, फिर लड़ाई हो गई मोदी यादव से, और मोदी यादव से बहस हो गई, लड़ाई हो गई। तो मैंने अपने 3 दोस्तों को, मंटू, पप्पू और विजय को कहा कि चलो उसे मार देते हैं। फिर हम लोगों ने मिल के उसे मार दिया, और केवल इसलिए मारा क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करते उसे सजा दिलवाने के लिए केस को आगे बढ़ाती है। तो देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर पुलिस चाहे तो अपराधी कहीं भी छुपा हो, पाताल में भी क्यों ना छुपा हो, वो ले आती है खोज के। पुलिस से पूछती है कि तुम थे कहाँ। तो कहा कि देखिए जब वहां से मैं आया, गांव जैसे ही आया तो मुझे पता चला कि FIR लिखा दी गई है, मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी गई है। तो मैं वहां से फौरन भाग गया और सबसे पहले मैं सूरत गया। सूरत में लगभग 3 साल मैंने काम किया एज ए वर्कर, और उसके बाद मैं वहां से भाग के पटना आया। पटना में भी कुछ साल वर्क किया और इधर उधर भागता रहा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो देखिए मेरा कोई भी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और सच्चाई सामने लाना है। तो उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ एक नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।